परमुटेशन कॉम्बिनेशन के इस आर्टिकल को समझने के लिए, कौन सा आर्टिकल कि जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सर्टेन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का नहीं, ध्यान रहे, थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बायनोमियल के बेसिस पर बनता है। बायनोमियल थ्योरम का एक रिजल्ट, एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। तो वो फार्मूला क्या है, पहले उसी को समझ लेते हैं, फिर हम ये सवाल पर और आर्टिकल पर आएंगे उसके थ्योरी पर। बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स में क्या होता है कि पावर जितना रहता है ये पॉजिटिव पावर होता है और वो इंटीजर होता है। जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा, यानी अगर पावर n है तो n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। लेकिन बायनोमियल में ये जो पावर है अगर वो नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शन हो जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाता है। तो एक फॉर्मूला है कि कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू द पावर अल्फा टू द पावर r इन 1 - अल्फा होल टू द पावर -n, जिसमें ये n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तभी तो -n नेगेटिव होगा। वो बराबर आता है n + r - 1 CR। ये फार्मूला, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक ये आया कैसे, ये भी जरूरी है जानना। बायनोमियल से आया है तो हम एक बायनोमियल का केस लेते हैं 1 + x टू द पावर p, जिसमें ये p या तो नेगेटिव है या फ्रैक्शन है, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्या है, नेगेटिव या फ्रैक्शन। तो ऐसे में इसको तोड़ते हैं तो होता है 1 + p × x, अगला टर्म आता है p × p - 1 बाई फैक्टोरियल 2x²। उसका अगला टर्म आएगा p × p - 1 × p - 2 बाई फैक्टोरियल 3x³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, ये बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स नॉट पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ x की जगह यहाँ -अल्फा हो नेगेटिव और p की जगह -n हो पावर नेगेटिव इंटीजर, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस इस p की जगह डालेंगे -n, x की जगह -अल्फा, तो होगा -n × -अल्फा। फिर यहाँ आएगा -n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 -अल्फा होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको? इसी तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो tr+1 निकालेंगे, tr+ मतलब r+ फर्स्ट टर्म, तो इसके नेचर को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे tr+1 चाहिए, tr+1 मतलब r+1 टर्म, तो वो कैसे आएगा? तो देखो यहाँ x का पावर 3 और ये 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म में x का पावर 3, तो tr+1 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x का पावर r आना चाहिए। लेकिन चूंकि x की जगह -अल्फा किया हुआ है तो -अल्फा का पावर r आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ पावर 3 है तो ऊपर में 3 फैक्टर होंगे, नीचे फैक्टोरियल 3 होगा। तो यहाँ r पावर है तो नीचे फैक्टोरियल r होगा और ऊपर में कितने टर्म होंगे, r टर्म होंगे। कैसे स्टार्ट होगा? तो p से स्टार्ट होता है p, p-1, p-2, -n स्टार्ट होता है तो -n - 1, उसका अगला टर्म होगा -n × -n - 1 × -n - 2, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमको r फैक्टर लिखना है और हर एक में एक घटाते हुए लिखना है -n - 1 -n - 2, इस तरह से r फैक्टर लिखना है। तो r फैक्टर में क्या होगा, सेकंड फैक्टर में 1 घटाया, थर्ड फैक्टर में 2 घटाया, ये rth फैक्टर में r-1 डिडक्ट करेंगे, तो r-1 डिडक्ट कीजिएगा तो -r+1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये r टर्म है और हर एक में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1, क्या होगा, -1 का पावर r आ जाएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का पावर r हो जाएगा। ठीक है, -अल्फा टू पावर r इंटू -1 टू द पावर r, अल्फा टू द पावर r हो जाएगा। और ये पूरा टर्म जो है देखिए ये बदल जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये होगा n + r - 1। अब इसको पूरा रिवर्स करके लिखना है, हमने इसको इधर लिख देना है और इसको इधर लिख देना है। ठीक है, n + r - 1, इसके पहले n + r - 2, इस तरह से ये n + 2, ये n + 1 n यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, नीचे फैक्टोरियल r इंटू अल्फा टू द पावर r। ठीक है, अब देखो कि ये n + r - 1 से लेके घटते घटते n तक आ गया है। हम चाहेंगे कि 1 इंटीजर तक ले जाएं, तो n का अगला नंबर क्या होगा, n - 1, उसका अगला क्या होगा, n - 2। तो n - 1 से लेकर 1 तक हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए n - 1 n - 2 डॉट 3 to 1 मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा कि अब ये 1 से लेके n + r - 1 तक लगातार आपको नंबर मिलते चले गए, इंटीजर्स मिलते गए, तो क्या होगा, वो फैक्टोरियल n + r - 1 हो जाएगा। नीचे फैक्टोरियल r था ही और ये 1 से n - 1 तक कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n - 1 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन को देखिए क्या होगा, ये बराबर कितना होगा, n + r - 1 CR इंटू अल्फा टू द पावर r। लेकिन ये टर्म जो था tr+1 किसका टर्म था, इसका था, इसके एक्सपेंशन में, यानी इसके एक्सपेंशन में हमको tr+1 इतना मिलता है, ये मिलता है।
तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू द पावर आर, तो अल्फा टू द पावर आर कोफिशिएंट तो ये है, लेकिन किस में? इसमें, इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया कि कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू द पावर आर इज दिस वन इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस अल्फा टू द पावर माइनस n। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे है? तो बायनोमियल से, जिसमें ये चीज ध्यान रखना है कि 1 माइनस अल्फा का पावर माइनस n है, तो पहला टर्म 1 है, उसके अगले टर्म में अल्फा का पावर 1 है, उसके अगले टर्म में अल्फा का पावर 2 है। अल्फा का पावर बढ़ता जा रहा है, कहां तक जाएगा ये? अप टू इनफाइनाइट जाएगा। ठीक है, अब इसमें जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ अल्फा का पावर 5 इन 1 माइनस अल्फा का पावर माइनस 10, तो जवाब क्या लिखेंगे? तो r की जगह हो गया 5, n की जगह हो गया 10, तो n प्लस आर माइनस 1 यानी माइनस हटाकर 10 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 14। देखते हो, n प्लस आर माइनस 1, 10 प्लस 5 माइनस 1 यानी 14। c कितना है? r है, यानी 14c 5s। ठीक है, अगर कहता है कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू द पावर 3 इन 1 माइनस अल्फा टू द पावर मान लीजिए माइनस 8, कितना लिखेंगे? 8 3 11 माइनस 1 यानी 10c3। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग आर्टिकल पर आएंगे। वो आर्टिकल ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू सम पर्सन्स। मैं बहुत बेसिक से चलूंगा ताकि आपको रटने की कम से कम जरूरत पड़े। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आप कुछ ले लीजिए, जैसे बुक से ले सकते हैं या 4 आइडेंटिकल मोबाइल्स ले लीजिए, पेन्स ले लिए, कोई भी चीज ले लो जो आइडेंटिकल, एक कंपनी का एक ही चीज है ना। और इसको हमको बांटना है 3 पर्सन में, 3 लोगों में, 3 स्टूडेंट 3 पर्सन्स। पर्सन्स तो आइडेंटिकल हो नहीं सकते, ऑब्जेक्ट्स तो आइडेंटिकल। मान लो कि उस 3 आदमी का नाम है ए, बी और सी, इन तीनों में बांटना है। और बांटने के बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो कुछ नहीं कहा जाने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हर तरह के बांटने के तरीके, एवरी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अब 4 को इक्वली तो बांटने के लिए लिखा नहीं है, अगर बांटना होगा तो इक्वली बांट भी नहीं सकते। अगर 4 आइडेंटिकल बुक को बांटेंगे तो कैसे बांटोगे? फ्रैक्शन में तो बांटोगे नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि हमने आदमी ए को X ऑब्जेक्ट दिया, आदमी बी को Y ऑब्जेक्ट दिया और आदमी सी को Z ऑब्जेक्ट दिया। कहां से दिया? इसी में से दिया। तो A ने अगर X ऑब्जेक्ट रिसीव किया है, Y ने B और Z ने C, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, A ने X, B ने Y, C ने Z। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो X प्लस Y प्लस Z है वो बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां एक बात समझने की जरूरत है, ये अपने आप में एक सवाल है कि इस इक्वेशन का, जिसमें 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल का सम 4 है, तो हाउ मेनी पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? इंटीग्रल मतलब फ्रैक्शन नहीं है। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर? इस तरह के सवाल होते हैं। तो 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 पर्सन में बांटना, और अगर ए बी सी 3 आदमी है, उन तीनों आदमियों ने रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट्स रिसीव किया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 हो जाना, दोनों एक ही सवाल है। अब है कि इसको बनाएंगे कैसे, डील कैसे करेंगे? तो मैंने जानबूझकर लो डेटा लिया है, थोड़ा बड़ा डेटा में बाद में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सोचिए कि वो कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं जिनका सम 4 आएगा। ठीक है, तो एक तरीका ऐसा है कि 4 0 0 लिया जाए, है ना, 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि 3 1 0 लिया जाए। तीसरा तरीका है 2 2 0 लिया जाए, और एक तरीका है 2 1 1 लिया जाए। और कोई तरीका है दिमाग में? सोचिए। ठीक है, अभी मैं ले रहा हूं कि वो 3 इंटीजर कौन है जिसका समेशन 4 है। अब आएगा कि 4 0 0 है, तो कौन वेरिएबल 4 होगा? x 4 होगा कि y 4 होगा कि z 4 होगा? तो आप इस तरह कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो सेट है इंटीजर्स का जिसका सम 4 हुआ,
तो पर्टिकुलर सेट जो है वो 3 वेरिएबल्स में आप अलॉट करेंगे या कह सकते हैं कि अरेंज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां चले जाएं, ठीक है, इस केस में आ जाइए यहां पर कि अगर A ने 4 लिया, B ने 0, C ने 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 तो हुआ, x हुआ 4, y हुआ 0, z हुआ 0। अगर B ने 4 लिया, A ने 0, C ने 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो 4 हो गया और x और z 0। अगर 0 0 4 लेते हैं तो इसका मतलब हुआ कि z 4 हो गया, x और y 0 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 इंटीरियर है वो 3 वेरिएबल पे अलॉट भी करना है। तो कैसे अलॉट करते हैं, या तो उस तरह से करके हम काउंट करें तो बहुत लेंदी होगा, नहीं तो आपको पता है 3 वेरिएबल मतलब 3 प्लेस ले लिए, इसको एडजस्ट करना है। तो इस 3 नंबर को 3 प्लेस पर रखेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3, इसमें 2 आइडेंटिकल, बाई फैक्टोरियल 2 यानी 3 तरीका, और गिन भी लिए हो, देखो 3 तरीका आ रहा है, ठीक है। जब इसको लिखिएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा 3 वेरिएबल को 3 प्लेस और कितना फैक्टोरियल 3 यानी 6 तरीका, ठीक है। इसका भी वही आएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 यानी 3 तरीका, और इसका भी वही आएगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 कितना हुआ 3 तरीका। टोटल कितने तरीके हो गए देख लीजिए, 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा, टोटल 15 तरीके मिल रहे हैं। यानी कितने तरह से हम 4 आइडेंटिकल मोबाइल्स, 4 आइडेंटिकल बुक्स को 3 पर्सन में बांट सकते हैं, है ना। तो हो गया 15 तरीके से। लेकिन सोचिए कि अगर ये डेटा बड़ा होता, मान लीजिए 4 की जगह 40 होता, तो कितने किस बनते, 40 0 0, 39 1 0, 38 0 0, है ना, 38 2 0, 38 1 1, 37 3 0, 37 2 1, 36, नहीं बहुत सारा केस, संभव नहीं बना पाना। तो इसको समझाने के पीछे एक इंटेंशन ये था मेरा, इसको समझाने के पीछे, ठीक है, कि वो 3 इंटीजर्स का सिलेक्शन करना जिसका समेशन ये 4 होगा, एक केस ये होता है। दूसरा बात ये होता है कि उन 3 जो इंटीजर्स या है ना 3 नंबर्स जो है उनको इन 3 वेरिएबल्स पे अरेंज करना, ठीक है, और टोटल पॉसिबिलिटी मिला देते हैं तो वो हमारा आंसर आ जाता है 15, ठीक है। अब इस केस को समझेंगे डिटेल में जाकर, क्योंकि ये छोटा डेटा में तो कर लेंगे, बड़े डेटा में तो संभव नहीं ऐसा करना। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसके मतलब को ऐसे समझते हैं, बायनोमियल की हेल्प कैसे लेके बनाते हैं इसको, तो समझेंगे जरा। इसमें होता है कि जो कैंडिडेट आपके पास थे ए बी और सी, ए ने X ऑब्जेक्ट रिसीव किया, बी ने Y, सी ने Z। अब देखो प्रत्येक कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी क्या है मिनिमम रिसीव करने की, मैक्सिमम रिसीव करने की। तो कैंडिडेट ए हो सकता है कि 4 ऑब्जेक्ट उसी को दे दें, बी और सी को 0 दे दें, जो सोल्यूशन 4 0 0 आया। फिर 3 1 0 करें तो इसको 3 भी मिल सकता है, 0 0 4 करें तो इसको 0 भी मिल सकता है। यानी प्रत्येक कैंडिडेट को मिनिमम कितना मिल सकता है 0 और मैक्सिमम कितना मिल सकता है 4। अगर सारा किसी एक को ही दे दे तो 4 उसी को मिल गया। कोई दूसरा है जिसको कि कुछ नहीं मिला यानी 0। अगर 3 1 0 के हिसाब से बांटे तो किसी ने 3 पाया, किसी ने 1, किसी ने 0, है ना। 2 2 0 से बांटे तो किसी ने 2, फिर किसी ने 0। तो एमंग ऑल पॉसिबिलिटीज प्रत्येक जो कैंडिडेट है वो मिनिमम क्या पा सकता है 0 और मैक्सिमम कितना पा सकता है टोटल यानी 4। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि अल्फा हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग वेरिएबल टर्म यूज होता है। ऑपरेटिंग वेरिएबल इज द सेंस कि जैसे आप मकान बनाते हो तो मजदूर होता है ना, ईंटा ढोने का काम करता है और वो ईंटा ले जाकर फिर दीवार में अटैच कर देता है, दीवार बनाता है, ठीक है। तो मजदूर क्या होता है, वो कैरियर होता है। तो उसी तरह अल्फा को आप एक मजदूर की तरह लें, ऑपरेटिंग वेरिएबल एक कैरियर है। क्या कैरी करेगा, तो अपने माथा पर वो ऑब्जेक्ट ईंटा लेके कैरी करेगा, ईंट कैरी करेगा। ईंट मतलब जो ऑब्जेक्ट जो आप बांट रहे हैं वो कैरी कर रहा है। तो अगर हम अल्फा टू द पावर k कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैरिड बाय द वेरिएबल इज k ऑब्जेक्ट वो कैरी कर रहा है। अल्फा टू द पावर k इज इंडिकेटिंग क्या, k ऑब्जेक्ट इज कैरिड या k ऑब्जेक्ट इज गिवन। अगर अल्फा टू द पावर k इसको कहें कि a को मिला है अल्फा टू द पावर k, इसका मतलब हुआ कि a ने k ऑब्जेक्ट रिसीव किया। तो यहां पर क्या होता है कि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है
ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, हम ए को अगर 0 ऑब्जेक्ट देते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका सोल्यूशन ऐसे करते हैं, ध्यान देंगे, अगर हम ए को 0 देते हैं, इसको 0 देते हैं, इसको 4 देते हैं, अगर इसको 1 देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 0 देते हैं, अगर इसको 2 देते हैं, 2 देते हैं, 0 देते हैं, है ना, 3 देते हैं, 1 देते हैं, 0 देते हैं, 4, मैंने बहुत तरह 15 जो डिस्ट्रीब्यूशंस था उसमें देखो तो ए को 0 कभी 0 मिल रहा है, कभी 1 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 3 मिल रहा है, कभी 4 मिल रहा है, 15 जो पॉसिबिलिटी निकाली थी हमने उसमें। तो हम क्या करेंगे कि अल्फा टू पावर 0 या तो ए को 0 मिल सकता है, या तो ए को 1 मिल सकता है, या ए को 2 मिल सकता है, या ए को 3 मिल सकता है, या ए को 4 मिल सकता है, इस तरह से। तो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए क्या करते हैं हम, ऑपरेटिंग वेरिएबल्स के फॉर्म में मिनिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को लिख डालते हैं। अल्फा टू द पावर 0 इंडिकेट कर रहा है कि ए ने 0 पाया, अल्फा टू द पावर 1 इंडिकेट कर रहा है कि ए ने अल्फा टू द पावर 1 पाया, अल्फा टू द पावर 4 इंडिकेट कर रहा है कि ए ने अल्फा टू ए ने 4 ऑब्जेक्ट पाया। बी के लिए भी वही पॉसिबिलिटी है, लिखेंगे अल्फा टू पावर 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। सी का भी वही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हमारा काम होता है कि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए एक ब्रैकेट तैयार करना। तो ब्रैकेट तैयार होगा ऑपरेटिंग वेरिएबल में, और ऑपरेटिंग वेरिएबल के पावर जो हैं वो बताते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो वो रिसीव कर रहा है। तो अल्फा टू द पावर 0 मतलब 0 ऑब्जेक्ट रिसीव किया, अल्फा टू द पावर 4 मतलब 4 रिसीव किया। तो 0 से 4 तक वो कुछ भी रिसीव कर सकता है, कौन, ए, उसी तरह बी भी, उसी तरह सी। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है मल्टीप्लाई करने के पीछे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि कैंडिडेट ए ने अगर x पाया है तो हम उसको अल्फा टू द पावर x से इंडिकेट करेंगे। कैंडिडेट बी ने y पाया है तो उसको अल्फा टू द पावर y से इंडिकेट करेंगे। कैंडिडेट सी ने z पाया तो अल्फा टू द पावर z इंडिकेट करेंगे। और हमें x प्लस वाई प्लस जेड 4 चाहिए, तो ये तभी संभव है जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें। मल्टीप्लाई करते ही अल्फा का पावर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता है क्या कि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए ब्रैकेट तैयार करना विथ मिनिमम पॉसिबल रिसीव ऑब्जेक्ट्स टू मैक्सिमम पॉसिबल रिसीव ऑब्जेक्ट, जो पावर के रूप में इंडिकेटेड होगा। जितना कैंडिडेट होगा उतना ब्रैकेट बनेगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन क्या है कि पहला जो ए है कैंडिडेट, उसको x ऑब्जेक्ट मिला है तो वो अल्फा टू द पावर x के द्वारा इंडिकेटेड है, और अल्फा टू द पावर x इन्हीं में से कोई है। अगर 0 होगा तो ये हो गया अल्फा टू द पावर x, अगर x 1 हुआ तो ये हो गया, अगर x 4 हुआ तो ये हो गया। वही चीज b के साथ है, अल्फा टू द पावर y, तो वो इसको इंडिकेट कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट को b कैंडिडेट को 2 मिला, जिसका मतलब ये अल्फा टू द पावर y मतलब अल्फा स्क्वायर होना चाहिए, तो है ही अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब जब देखिए, जैसे मान लिया आपको खोजना है कि 400 कैसे हुआ, 4000 40004 कैसे हुआ, जब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा, जब देखो अल्फा टू पावर 4 इंटू अल्फा टू पावर 0 इंटू अल्फा टू पावर 0, देखो तो अल्फा टू पावर 4 आया। तो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि जब ए को कैंडिडेट ए को 4 मिला, कैंडिडेट बी को 0, कैंडिडेट सी को 0, तो ऐसे मिलेगा अल्फा टू पावर 4 इंटू अल्फा टू पावर 0 इंटू अल्फा टू पावर 0 बराबर अल्फा टू पावर 4, तो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो अल्फा टू पावर 0 इंटू अल्फा टू पावर 4 इंटू अल्फा टू पावर 0 यानी 0 4 0। इसका मतलब हुआ कि ए को 0 मिला, बी को 4, सी को 0, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई 310 वाला सोचिए, तो 6 तरह से कैसे हुआ 310, देखो 310 301 013 031, ठीक है, समझा ना। तो जितने भी अरेंजमेंट हो सकते हैं ना, वो सारा इसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अल्फा का पावर 4 चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड 4 चाहिए। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका सॉल्यूशन ऐसे तैयार किया जाता है, शॉर्ट में पूरा डिटेल दिया नहीं, ऐसे लिखते हैं कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ अल्फा का पावर 4। अल्फा पावर 4 क्यों, इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये तीनों मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा का पावर 0 का भी टर्म है। इसमें देखिएगा अल्फा का पावर 0, अल्फा का पावर 1, अल्फा का पावर 2 से लेके अल्फा का पावर 12 तक का ये सब टर्म मिलेगा आपको। हमें तो इंटरेस्ट केवल 4 में ही है, 4 कैसे आएगा,
तो इसमें अल्फा का पावर 4 बीच में एक टर्म आएगा। और बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि कोई भी एक वेरिएबल, किसी भी एक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ये बताता है कि कितने तरह से वो टर्म पाया गया। तो अल्फा टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो बताएगा कि कितने तरह से अल्फा टू द पावर 4 पाया गया, यानी कितने तरह से इन तीनों वेरिएबल का सम 4 हुआ, यानी कितने तरह से 4 ऑब्जेक्ट को इन तीनों में बांटे कि पहला ए ने एक्स पाया, बी ने वाई पाया, सी ने जेड पाया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विद कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू द पावर 4 इन दिस, इसमें दैट इज इन 1 प्लस अल्फा टू पावर 4, सॉरी इसको सम कर लीजिए, जीपी का सम है, कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा टू पावर 5 बाई 1 माइनस अल्फा टू द पावर क्यूब, दैट इज इन 1 माइनस अल्फा टू पावर 5 होल क्यूब इंटू 1 माइनस अल्फा टू पावर -3। ठीक है, तो जब ज्यादा पावर होता है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों करते हैं वही बता देते हैं। ठीक है, पहले ही जान लो आंसर, उसके बाद क्यों रिजेक्ट करते हुए। जब ये अल्फा टू पावर 5 क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको निकालना है 4 का, अल्फा टू पावर 4 का। तो अल्फा टू पावर 5 का जो टर्म है वो पहले ही बता दिया कि 5 ऑब्जेक्ट है, हमको बांटना तो 4 ही है, तो 5 की जरूरत नहीं, वो हट जाता है। तो लिखेंगे 1 इंटू 1 माइनस अल्फा का पावर -3। तो बताओ r का काम किया, ये फॉर्मूला समझाइए, r का काम कितना है 4, और n का काम कौन किया 3। तो कितना होगा फॉर्मूला में डालोगे तो 3 + 4 - 1 कितना होगा 6c4 आ गया 15 ना, गिनकर जो 15 लाए थे वही 15 ही आया। ठीक है, अब यही चीज समझना है ये इसमें कि इसको रिजेक्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो वो क्यों रिजेक्ट किया गया उसको भी देख लीजिए। ठीक है, रिजेक्ट क्यों किया गया, देखिए अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं a माइनस बी होल क्यूब पर एक्सपैंड करिए तो होगा a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब इंटू 1 माइनस अल्फा का पावर -3। तो पॉजिटिव पावर रहेगा तो जितना पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आएगा, 3 पावर से 4 टर्म आएगा। अब नेगेटिव बायनोमियल इसमें तो इनफाइनाइट टर्म होते हैं, इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा का पावर -3। ठीक है, -3 अल्फा 5 इंटू 1 माइनस अल्फा का पावर -3। आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना ही समझ में आ जाएगा। तो इसका तो आंसर आ गया, इसमें अल्फा टू पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना वो तो आ गया। इसमें क्यों नहीं आएगा या उसके बाद वाले में क्यों नहीं आएगा। तो मैंने बताया था कि जब आप इसको एक्सपैंड करिएगा तो पहला टर्म आएगा 1, अगला टर्म आएगा n अल्फा, तो n अल्फा मतलब 3 अल्फा, उसका अगला टर्म आएगा 3 इंटू 4/2 इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इस अल्फा टू पावर 5 को पहला से गुना करेंगे कितना आया अल्फा टू पावर 5 यानी 5 ऑब्जेक्ट, इसको अगले से गुना करेंगे कितना होगा 6 अल्फा टू पावर 6 यानी 6 ऑब्जेक्ट, इसको गुना करेंगे इससे कितना होगा 7। तो चूंकि जो अल्फा टू पावर 5 है जब इसके मल्टीप्लाई करें तो इसका सबसे लोएस्ट पावर का टर्म तो पहला ही है, कितना है 1, तो ये मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा अल्फा टू पावर 5 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। उस तरह अगर हम इसका थर्ड टर्म लेंगे अल्फा टू पावर 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला टर्म ये हुआ, इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा अल्फा का पावर 10, हमको चाहिए कितना 4। तो जितना चाहिए होता है उससे ज्यादा यहां आ जाता है तो क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, कम रहेगा तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ अल्फा स्क्वायर होता है तो हम इसको एक्सपैंड करते, ठीक है ना, तो अल्फा स्क्वायर इंटू इतना, तो अल्फा स्क्वायर इंटू इतना में भी हमको कुछ कुछ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज 15 आइडेंटिकल बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज। 4 बॉयज का मतलब कि आप 4 कैंडिडेट ले लीजिए A B C D, ए ने X रिसीव किया, B ने Y, C ने Z, D ने W। इसका मतलब हुआ कि X + Y + Z + W कितना होना चाहिए 15 हो जाना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं लिखा है, कंडीशन नहीं देने का मतलब हुआ कि हो सकता है कि हमने A को ही 15 दे दिया हो और B C D को 0 0 कर दिया हो, तो वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 15 0 0 0 ऐसा। यहां हम वो तरीका नहीं अपना सकते
कि 4 ऐसे इंटीजर्स चुने कि जिनका सम 15 होता हो, फिर उसको हम अरेंज करें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, केस बहुत बन जाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? तो बनाने का तरीका मैंने कहा क्या, बायनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो इसलिए डायरेक्ट आप लिखते हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ अल्फा टू पावर 15 इन। अब प्रत्येक कैंडिडेट के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम टर्म, मिनिमम अल्फा का पावर 0, अल्फा का पावर 1, इस तरह से। अब कैंडिडेट ए को मिनिमम 0 भी मिल सकता है और मैक्सिमम 15 भी मिल सकता है, और वही बात बी के लिए है, वही सी के लिए, वही डी के लिए। तो ये अल्फा का पावर 15 और पावर 4 कर देंगे। पावर 4 का मतलब चूंकि प्रत्येक कैंडिडेट के लिए यही ब्रैकेट है, ए के लिए भी, बी के लिए भी, सी के लिए भी, डी के लिए भी, तो 4 ब्रैकेट बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा पावर। अब ये जीपी बन जा रहा है, तो ये हो जाएगा दैट इज इन 1 माइनस अल्फा टू द पावर 15 बाई 1 माइनस अल्फा टू द पावर 4, ऐसे हो जाएगा। दैट इज इन 1 माइनस अल्फा टू पावर 15 होल टू पावर 4 इंटू 1 माइनस अल्फा टू पावर -4। सॉरी, यहाँ 16 टर्म है, ये 15 नहीं, 16 टर्म है ना, ये 16, ये 16, ठीक है। और आपको चाहिए था 15, 16 हो गया, इसको रिएक्ट कर दिए तो गया दैट इज इन 1 इंटू 1 माइनस अल्फा का पावर कितना हो गया, -4 बच गया, ठीक है। तो बताओ आर का काम कितना कर रहा है, आर की जगह हो गया, कहाँ गया ये आर, आर की जगह है 15 है ना, और ये एन है, एन की जगह कितना है 4। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4 प्लस 15 19 -1 18, 18C 15, 18C हो जाएगा, 18C 15 या 18C3, ठीक है। सिंपल है तरीका, थर जाइए। इसी तरह अब मान लीजिए एक मेथड भी शॉर्टकट डेवलप करते हैं इसी में, ठीक है। प्रॉब्लम केवल थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमको 20 ऑब्जेक्ट बांटना है 4 लड़कों में, एक ने पाया x, एक ने पाया y, एक ने पाया z, एक ने पाया t, x प्लस y प्लस z बराबर 20, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा, कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, दो सवाल मैं बता रहा हूं इसमें। एक तो होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि x, y, z, t जो है प्रत्येक का वैल्यू मिनिमम 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा। एक हुआ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब हुआ कि प्रत्येक वेरिएबल 0 भी हो सकता है, प्रत्येक वेरिएबल 20 भी हो सकता है। तो दोनों को हम अलग अलग समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन को लेकर। तो ये आया कहां से, ये उसी तरह से आया कि इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल बुक्स, 20 आइडेंटिकल मोबाइल्स, 20 आइडेंटिकल है ना पेन्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन्स। और कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि everyone can receive 0, everyone can receive 20, मिनिमम 0 मैक्सिमम 20। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ अल्फा का पावर 20 इंटू इन। अब x कितना हो सकता है, x 0 भी हो सकता है, x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, x 20 भी हो सकता है, लेकिन अल्फा का पावर 0, अल्फा का पावर 1, अल्फा का पावर 2, इस तरह से अल्फा का पावर 20 और पावर 4 क्यों, क्योंकि हर एक वेरिएबल वैसे ही होगा। अब इसका सम करेंगे होगा दैट इज इन 1 माइनस अल्फा का पावर 21 बाई 1 माइनस अल्फा टू द पावर कितना 4, दैट इज इन 1 माइनस अल्फा का पावर 21 होल 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का पावर -4। अब ये 21 ज्यादा हो गया है 20 से, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बचा कितना, दैट इज इन 1 माइनस अल्फा टू पावर -4 इंटू 1, इतना ही बच रहा है। तो r का काम कर जाएगा कितना 20 और n का काम कर जाएगा कितना 4। डाल देंगे यहां पर 4 प्लस 20 24 -1 यानी 23, तो होगा 23c कितना 20 या 23c3, ये भी कह सकते हैं क्योंकि NCR और NCN अनुसार होता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन
अगर इसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन दे देता, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब कि व्हेन एवरी वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे? व्हेन एवरी वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें कि यहां से नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि x जो है उसका मिनिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। तो प्रत्येक वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू 1, तो मैक्सिमम कितना होगा? अगर पूछा जाए कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो जब y z t प्रत्येक मिनिमम रिसीव करेगा तो x ऑटोमेटिक मैक्सिमम रिसीव करेगा। तो जब y z t को मिनिमम वैल्यू 1 दे देंगे 1 1 1, तो x मैक्सिमम कितना चला जाएगा? 17 चला जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसका प्रोसेस बदल जाएगा, सब कुछ यही लिखेंगे, प्रोसेस थोड़ा सा ये बदलेगा कि ब्रैकेट जो है प्रत्येक वेरिएबल के जो ब्रैकेट बदल जा रहा है। अब यहां लिखेंगे कि x कितना हो सकता है? 1 से स्टार्ट होगा, यानी अल्फा टू पावर 1 अल्फा स्क्वायर, इस तरह कहां तक जाएगा? 17 तक। ध्यान दीजिए 20 नहीं लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं? 17, और उसका पावर 4 मतलब y के साथ भी वही है, y भी मिनिमम 1 हो सकता है, z भी मिनिमम 1 हो सकता है, w भी मिनिमम 1 हो सकता है। तो प्रत्येक वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू 1 है। तो किसी एक वेरिएबल का मैक्सिमम जानना है तो बाकी तीनों का मिनिमम डाल दीजिए, इसका मैक्सिमम निकल जाएगा। निकल गया 17, चूंकि इसका मिनिमम वैल्यू 1 1 1 होगा। अब फिर ये जीपी बना रहा है, कितना लिखेंगे? दैट इज इन फर्स्ट टर्म हो गया a, कॉमन रेशियो अल्फा, नंबर ऑफ टर्म 17, तो होगा 1 माइनस अल्फा टू पावर 17 बाई 1 माइनस अल्फा, और इस पूरे का पावर 4 हो जाएगा। दैट इज इन अल्फा टू पावर 4 इंटू 1 माइनस अल्फा टू पावर 17 होल 4 इंटू 1 माइनस अल्फा टू पावर माइनस 4 एज। ठीक है, अब देखिए अल्फा के पावर 4 ज्यादा पहले ही मिल चुका है हमको इन तीनों के प्रोडक्ट में हमको 20 चाहिए, तो 4 तो यही दे दिया। इसका मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर हम अल्फा टू द पावर 16 निकाल देते हैं तो अल्फा पावर 16 इंटू अल्फा टू पावर 4 अल्फा पावर 20 हो जाएगा। तो ये जो फ्री पावर वाला अकेले टर्म आता है ना, ये पावर यहां डिडक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ अल्फा का पावर, ये 4 यहां डिडक्ट की 16 इन 1 माइनस अल्फा टू पावर 17 होल 4 इंटू 1 माइनस अल्फा टू पावर 4। अब ये 17 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 16 से ज्यादा हो चुका है, तो जगह दैट इज इन 1 इंटू 1 माइनस अल्फा टू पावर माइनस 4। ये कितना हो जाएगा? तो देख लो r का वैल्यू कितना हो गया? 16, r का वैल्यू हो गया 16 और n का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो कितना लिखेंगे? 19c16 है ना, जो कि 19c3 हो जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखिए इसी सवाल को बनाने का एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं। हालांकि जो पहला मेथड जो है बायनोमियल से, वो हर एक को जानना चाहिए थॉरोली। ठीक है, अब मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। ठीक है, पहले ही सेकंड पार्ट ले लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल 20 व्हेन ईच वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। मतलब कि हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल नहीं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है प्रत्येक वेरिएबल 0 भी हो सकता है, यहां प्रत्येक वेरिएबल कितना है? मिनिमम 1। कैसे निकाला जाए? शॉर्टकट इसको ऐसे समझिए कि 20 ऑब्जेक्ट जो आइडेंटिकल है उसको मैंने रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? मान लो कि एक रॉड लेते हैं, इस रॉड को हम कहीं रखेंगे और उसके पहले जो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसको हम लिखेंगे x। अब 3 मत समझिएगा, x है। सेकंड रॉड यहां रखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है इसको कहते हैं y। फिर थर्ड कहीं और रखेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये हुआ z, और थर्ड के बाद जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया t। तो बताओ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 20 हुआ। हमने केवल रखा है। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस ईच वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इस 3 रॉड को बीच के 3 पोजीशन पर रखिए। ये रॉड को इधर नहीं आएगा, क्यों? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिफोर द फर्स्ट रॉड कितना है? x। अगर ये रॉड इधर आ जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। 0 तो अलाउड ही नहीं है। अगर ये फर्स्ट रॉड यहां रखते
तो उसके पहले कितना ऑब्जेक्ट होगा, 0, तो यहां नहीं रख सकते क्योंकि हमको 0 लेना नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास जो 20 ऑब्जेक्ट हैं, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक जगह होती है, यहां कितनी जगह बचेगी, 90 जगह बचेगी। और 19 जगह है, उसमें से 3 अलग अलग जगहों पर हम इन 3 रॉड को रख देंगे। तो 19 जगह पर अगर 3 अलग अलग जगह रख देंगे, ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है समझने के लिए कि बीच के 19 जगह है, हमने ये 3 रख दिया, तो 90 जगह में 3 जगह रखना आइडेंटिकल कितना होगा, 19C3 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे 19C3 सही आंसर कैसे हुआ, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जहां, फर्स्ट रॉड जहां रखाया उसके पहले ऑब्जेक्ट्स को हमने x माना, सेकंड जहां रखाया तो फर्स्ट सेकंड के बीच को हमने y माना, थर्ड जहां रखाया सेकंड थर्ड के बीच को हमने z माना, और थर्ड के बाद वाले को हमने क्या माना, t माना। तो x + y + z + t बराबर 20 तो हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा दोनों रॉड एक जगह आ नहीं रहा है, अगर ये दोनों रॉड एक जगह आ जाएगा तो वेरिएबल 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों को एक जगह रख देते हैं तो फर्स्ट और सेकंड एक ही जगह हो गया तो y 0 हो गया, है ना। लेकिन 19 अलग अलग जगह हैं बीच में, बीच के 2 ऑब्जेक्ट के बीच की 19 जगह है ना, कितनी जगह, 19, और 3 अलग अलग जगहों पर हम रख रहे हैं, यानी कोई भी 2 रॉड कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 0 आएगा ही नहीं। तो देयर आर 19 इन बिटवीन प्लेसेस, और उसमें से किसी 3 प्लेस को चुनते हैं, माने 3 पोजीशंस बीच का चुनते हैं, उसमें 3 रॉड रख देंगे। तो 3 रॉड जैसे ही रखेंगे 4 हिस्से में बढ़ जाएगा, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, और 4 हिस्से का सम कितना है, 20 है, 20 तो रखा हुआ ही। तो ये तीनों रॉड रखें कैसे कि वो 4 पार्ट में बढ़ जाए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट में कैसे बटेगा, 3 रॉड को रखेंगे कहां पर, बीच की 19 में से किसी 3 जगहों पर, 19C3 डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी, इसको कैसे करें। तब यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे ये हुआ 20 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब क्या है कि हमें जब 0 अलाउड है, तो 0 अलाउड होने का मतलब कि जो फर्स्ट रॉड है वो हम इधर भी अब रख सकते हैं, और फर्स्ट रॉड के पहले नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, 0, यानी x 0 हो सकता है। लास्ट रॉड जो है हम यहां भी रख सकते हैं, और लास्ट रॉड यानी थर्ड रॉड के राइट साइड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है, 0, तो क्या होगा, t 0 हो जाएगा। अगर तीनों रॉड को एक ही जगह, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रॉड को हम बाएं रख देते हैं, तो थर्ड के दाएं ये टोटल t हो जाएगा 20, और x y z कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि तीनों रॉड फर्स्ट को यहां रखें, फिर सेकंड भी ये रख दें, थर्ड भी रख दें, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच ऑब्जेक्ट कितना है, y, वो 0 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड के बीच कितना है, z, वो 0 हो जाएगा। थर्ड के बाद कितना है, t, वो भी 0 हो जाएगा, और ये सारा x हो गया। तो यहां कई पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अब हम रॉड को बीच में केवल नहीं रख सकते, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, यानी कितनी जगह हो गई, 21 जगह। ठीक है, तो एक तो है कि 21C3 यानी 3 अलग अलग जगहों पर हम रॉड को रखें, इंक्लूडिंग इधर एंड इधर, 21C3। दूसरा संभावना है कि बीच में जैसे यहां पर 2 रॉड एक साथ कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड यहां कर दें, कोई 2 रॉड है ना, तो इसमें क्या होगा, 21 C2, 21 नहीं रहे कितना, 21C2, और इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 क्यों, ये 2 यहां 1 यहां, तो उलट देंगे। उलट देने का मतलब ये यहां नहीं आ जाएगा, रे 2 यहां 1 यहां, तो 1 यहां 2 वहां, और प्लस उसके बाद क्या संभावना होगी, तीनों एक जगह। तो तीनों एक जगह मतलब 21C1। तीनों एक जगह आने का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ऐसा ऐसा, और तीनों को हम बीच में एक जगह डाल दिए, तीनों रॉड है, तीनों को एक जगह डाल दिए, तो फर्स्ट के पहले x हुआ, फर्स्ट और सेकंड के बीच में y हुआ, y 0 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड के बीच में कितना हुआ, z, और वो एक ही जगह आ गया, यानी z 0 हो गया। ठीक है, और थर्ड के बाद क्या है, t, तो बाद ये हो गया। तो तीनों रॉड एक जगह आने का मतलब हुआ
कि ये दोनों 0 हो जाएगा, और तीनों को यहां डाल देते हैं, तीनों 0 हो गया, केवल t हो गया। उन तीनों को यहां रख देते हैं तो x इतना हो गया, y z t 0 हो गया। समझ में आ रही है बात ये? तो इसका मतलब हुआ कि रॉड के प्लेसिंग से हमारा 4 पार्ट में बढ़ जाता है, लेकिन यहां रॉड की प्लेसिंग ऐसी है कि रॉड एक जगह आ सकता है पिछले केस से अलग, ठीक है ना। तो ऐसे करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो इस तरह हो जाएगा 21c3 प्लस 21c2 प्लस 21c2 प्लस 21c1। ये दोनों जो है एक फॉर्मूला होता है NCR और NCR प्लस 1, मतलब अपर सफिक्स सेम हो और लोअर में 1 का डिफरेंस हो, तो ऐड होने से एक बढ़ जाता है, तो ये होगा 22c3। उसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 22c2, फिर अपर सफिक्स सेम है, जोड़ देंगे तो होगा 23c3। ठीक है, ये बड़ा लंबा केस हो गया। अब यहाँ 4 ही वेरिएबल था, अगर 10 वेरिएबल रहता तो 10 रॉड एक जगह, 9 रॉड एक जगह, एक अलग, 8 एक जगह, 2 अलग, बहुत सारा केस हो जाता है। तो फिर ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं रह जाता। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करेंगे कि हम इस 20 ऑब्जेक्ट के साथ साथ जो 20 ऑब्जेक्ट है और 3 रॉड जो है, इसको भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। 20 ऑब्जेक्ट और 3 रॉड, इस 23 को सजाएंगे, ऑल पॉसिबल तरह सजाइए। तो कितनी सजावटें निकलेगी, फैक्टोरियल 23। लेकिन 20 ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, फैक्टोरियल 20। ये 3 रॉड आइडेंटिकल है, तो हो गया कितना, फैक्टोरियल 3। कितना हो गया ये, 23c3। आ गया आंसर। ठीक है, तो 4 पार्ट में बांटना है, उसके लिए हमको 3 रॉड चाहिए। फर्स्ट रॉड के पहले एक ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेकंड के बीच y, सेकंड थर्ड के बीच z और थर्ड के बाद t। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर कितना, 20। लेकिन अब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलाउड है, इसका मतलब 2 रॉड एक जगह आ सकता है, तीनों रॉड भी एक जगह आ सकता है। तो तीनों रॉड को भी अरेंज करने के लिए छोड़ दिया जाए। तो 20 ऑब्जेक्ट्स और 3 रॉड, दोनों को मिलाकर हम अरेंज करने के आते हैं। तो 23 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, फैक्टोरियल 23। और ये जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, फैक्टोरियल 20, म्यूचुअल परम्यूटेशन खत्म, इनका आपस का म्यूचुअल परम्यूटेशन खत्म, ये हो गया 23c3, ये आंसर। ठीक है, जिसमें तीनों एक जगह आ जाएगा, है ना, तो कुछ वेरिएबल 0 हो जाएंगे। ये तीनों एक जगह बाएं आ जाएगा तो x y z 0 हो जाएगा, केवल t ही 20 हो जाएगा, है ना। क्लियर?